एक सेकंड होल्ड करो, लाइट ऑन कर दो। चलिए मेरी बात सुनिए। हाँ, तो हमने आपसे कहा कि ये फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट फिजियोलॉजी का सोल है। सोल का सेंस है यहाँ पे कि इसी चैप्टर से जो है आपको बाकी रेस्पिरेशन और आपका आखिरी जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत अच्छी बात है कि इस बार एनसीईआरटी ने दो सबसे बोरिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का, एक तो ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, बहुत बोरिंग था बेटा, कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था, इंटरेस्टिंग नहीं था, बल्कि उसके क्वेश्चन बच्चे से अक्सर गलत हो जाते थे। पोटेंशियल वाले क्वेश्चन याद होगा तुमको, एक आया भी था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पोटेंशियल वगैरह, जो है क्वेश्चन गलती हो जाते थे उससे। हाँ, डीपीडी वगैरह हो गया, टर्बिडिटी वगैरह हो गया, तो वो डिलीटेड कर दिया एनसीईआरटी ने। और उससे भी ज्यादा बोरिंग चैप्टर था एक मिनरल न्यूट्रिशन, जो कि सिर्फ याद करने की चीज थी, वो भी डिलीटेड हो गई है। हालांकि छोटा था, हाँ, नंबर तो उससे आ जाते थे क्योंकि रट्टा मारना होता था उसमें। लेकिन यहाँ ये जो चैप्टर है ये कंसेप्चुअल है और सोल है, क्योंकि इसके बाद आप रेस्पिरेशन समझ ही नहीं पाओगे अगर ये समझ नहीं पाओगे तो आपके लिए समझ में आना ये चैप्टर का बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा भी आपको वो नहीं देने वाला, सब चीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। और फिर से जैसे हमने रेस्पिरेशन ह्यूमन का अच्छे से करा है, एक एक क्वेश्चन हमसे लग जा रहे हैं, उसी तरह का फ्लो हमने इस चैप्टर में रखना है, इनफैक्ट अपने सारे चैप्टर्स में रखना है। तो चलिए, फोटोसिंथेसिस में बेसिक्स हमने सबको आपको बता ही रखा था। आज मैं इसमें एक चीज रिवाइज करा देता हूं फिर से आपको। दो का फंडा याद है? मैंने कहा था बेटा अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो ये दो का फंडा बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा आपको। अगर ये दो का फंडा क्लियर नहीं है आपको तो आपको फिर आगे चीजें समझ नहीं आएगी। अब ये दो का फंडा क्या है? बिल्कुल आप जानते हैं बच्चा, हमारे पास दो टर्म से मिलकर बना हुआ है ये चीज। एक है बच्चा फोटो और दूसरा क्या है बच्चा हमारे पास? सिंथेसिस। ठीक है जी, एक फोटो है और दूसरा हमारे पास है बच्चा सिंथेसिस। और ये तो आप सब जानते ही हो, फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना, लाइट एनर्जी, फोटोन। और इससे क्या यूज कर रहे हैं आप? केमिकल, मतलब टू मैन्युफैक्चर या टू मेक कह सकते हो, या मैन्युफैक्चर कर रहे हो। क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो बालक? फूड, है ना। और फूड क्या है बेटा? केमिकल एनर्जी से बनता है। तो इसमें हमने क्या समझा? हमने समझा कि किस प्रकार से लाइट एनर्जी जो कि फोटो है और उससे जो है हम यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो कि सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड का, ये कैसे मुमकिन हो पाता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आप सब एक बात और जानते हैं कि फोटो वाले पार्ट में, बेसिकली फोटो वाले पार्ट से जो कि एनर्जी बनता है वो किस वजह से बनता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर के वजह से, है ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो बेटा एक और बात, इस चीज को समझाने से पहले कुछ बच्चे नए भी हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा मुझे बेसिक का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बच्चा क्या होता है, हमारे पास CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चा, और हमारे पास क्या होता है? वाटर होता है। तो प्लांट क्या करता है? CO2 प्लस वाटर इसको कंबाइन करके क्या बना लेता है? ग्लूकोज। क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज। और इसी दौरान क्या रिलीज कर देता है? ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है बच्चा? ऑक्सीजन। अभी जो ग्लूकोज है ना बच्चा, ये प्लांट में कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च के फॉर्म में। अच्छा, आप तो ये सब बात जानते ही होंगे कि हम ह्यूमंस में हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स, न्यूट्रिशनस बायोमोलिक्यूल है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में और लीवर में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ऐसे ही प्लांट में स्टार्च जो है उनके रिजर्व फूड की तरह में क्या होता है बेटा? स्टोर हो जाता है। तो ये स्टोर वाले पार्ट है, ये स्टोर होने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से याद रखिएगा। ग्लाइकोजन पार्ट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड स्टार्च इज अ पार्ट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। और दोनों का क्या है बेटा? स्टोरिंग वाली चीजें, स्टोर का काम संभालते हैं। अब देखिए बेटा यहां होता क्या है, सुनिएगा। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक CO2 है और क्या है बच्चा? वाटर है। H2O जो है ना, H2O यहां पे टूट के एनर्जी बनाता है और उस एनर्जी से CO2 जो है वो खाना बनाता है। और खाना क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज बनाता है। तो यहां पे फोटो जो कि एनर्जी है, ये बेसिकली किसका फोटोलिसिस होता है? वाटर का। मतलब यहां पे वाटर जो है इस फोटो के हेल्प से, किसके हेल्प से? फोटो, मतलब लाइट के हेल्प से टूट जाता है और टूट के क्या निकालता है? ATP निकालता है। और बताओ ना, NADPH2, मैंने बताया ना, दो तरह की एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है वो, एक ATP और दूसरा NADPH2। बेटा ATP और NADPH2 में क्या डिफरेंस है? बहुत बेसिक डिफरेंस है। आपने क्या बताओ, अगर किसी को सिगरेट चलाना है, नॉर्मल सिगरेट चलाना है, तो क्या वो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करेगा? क्या गैस सिलेंडर को ऑन करके उसके पूरे फिल्म को मुंह में से रख के जला लेगा? बेटा वो उसकी आखिरी सिगरेट होगी और उस इंसान का भी आखिरी सांस होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि वो पूरा जल जाएगा। लेकिन अगर आपको बेटा खाना बनाना है
तो क्या आप सीरियल से बना सकते हो? नहीं ना। तो हमारे बॉडी की बेटा रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कब कितने अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता है। अगर आप छोटे मोटे या थोड़े बहुत एनर्जी की बात करोगे तो आप किसकी बात करोगे? आप एटीपी की बात करोगे। और अगर आप हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करोगे तो आप किसकी बात करोगे? NADPH2 की बात करोगे। हालांकि NADPH2 भी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी में, लेकिन वो बल्क स्टोर करके जाएगा ना, हैवी अमाउंट ऑफ। एक NADPH2 कितना एटीपी? वेरी गुड, 3 ATP स्टोर करता है। ठीक है जी। और आगे चल के किस फॉर्म में, कौन से साइकिल में? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें जाएगा और जाने के बाद अपने सारे NADPH2 को जो है ATP में कन्वर्ट कर देगा। मतलब NADPH2 है ना बेटा, ये चेक है। क्या है? चेक। आपको देखते बेटा कोई कोई लोग चेक देते हैं कि ले भाई ये अमाउंट है, इस चेक में है। क्या आप चेक को लेकर दुकान में जाओगे, किसी राशन की दुकान में, आप कहोगे कि भैया मुझे इतने अमाउंट का सामान दे दो, क्या वो आपको देगा? नहीं देगा, क्योंकि अभी उस चेक की वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। आप उस चेक को लेकर जब बैंक में जाओगे तो बैंक वाले उस चेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमाउंट में, मतलब करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही जो चेक है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? करेंसी में, एटीपी में। और ये काम कहां होता है? तो हमारे बैंक में। और उस बैंक को क्या बोलते हैं? ETS। कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी का एक तरह से बैंक भी है बेटा, तभी तो बोलते हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी, क्योंकि सारा एनर्जी का वहीं पे लेन देन, बनाना बिगाड़ना सब वहीं पे संभाला जाता है। तो बेटा वहां चल रहा होता है। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो भैया ये जो H2O का जो भी खेल हो रहा है ना, ये सब फोटो के वजह से हो रहा है। और ये सब कहां हो रहा है बेटा? तो ये हो रहा है प्लांट के कौन से रीजन में? ग्रैना में हो रहा है। कहां हो रहा है? ग्रैना में। ग्रैना कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहां बच्चा? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये सब कोई जानते हैं आप लोग ना, ग्रैना कहां होता है? ये सब बातें मैंने पहले भी बता दी है, फिर आज बता देता हूं, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अब क्या हुआ बच्चा? अब हमने एनर्जी तैयार कर ली, अब हमारा एनर्जी तैयार हो गया है। अब अपने को क्या खाना बनाना है? क्या बनाना है बेटा? खाना। तो हमारे पास है CO2। अब CO2 क्या करेगा? फटाफट से खाना बनाएगा। और ये काम कहां हो रहा होगा? बताओ कहां हो रहा होगा? स्ट्रोमा में। कहां हो रहा होगा बेटा? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा के रीजन में हमारा खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो खाना है बेटा स्ट्रोमा के अंदर जो बन रहा है, वो जो है किसकी हेल्प से बनेगा? तो किसकी हेल्प से बताओ? एनर्जी की हेल्प से। और वो एनर्जी कौन से होंगे हमारे? ATP और NADPH2। अब मैं आपको यहां पे एक चीज समझाने वाला हूं, NADPH2। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एक और डिफरेंस मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, मेजर डिफरेंस। ये जो काम हो रहा है बेटा, ये सारा काम किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट के। इसलिए ये कौन सा रिएक्शन होगा? लाइट रिएक्शन। लेकिन इस काम के लिए क्या लाइट की आवश्यकता है आपको? इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा? डार्क रिएक्शन। लेकिन ये वर्ड ना अपने आप में गलत है। ये गलत है बिल्कुल। हाँ, इनडायरेक्टली सही है, बट यहां पे अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है मैं समझाता हूं आपको, देखिएगा मेरी बात को सुनिए। यहां खाना बना रहे हो आप, मतलब कमाई कर रहे हो, वहां पे एनर्जी इकट्ठा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो ये सारे काम आप दिन में कर रहे हो, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये बात कहीं भी सही नहीं है कि खाना बनने का काम सिर्फ रात में होगा। वो तो दिन में भी होगा और रात में भी होगा। लेकिन इसको डार्क इसलिए बोला गया क्योंकि हमने इसको लाइट बोल दिया था, तो बस बोलने के लिए डार्क है। लेकिन इसका कोई तात्पर्य ये नहीं है कि रात में ही होगा। भैया ये रात में भी होगा, भैया ये दिन में भी होगा, लेकिन डिपेंड सिर्फ दिन के बने हुए एनर्जी पे होगा। क्योंकि ये जो एनर्जी बना रहे हो ये उन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी जो डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये बेटा प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए साइंटिस्टों ने कह दिया ये अपना काम रात में करेगा, लेकिन बाद में पता चला अबे रात क्या, ये तो दिन रात दोनों टाइम करेगा। तो ये मिसनॉमर्स हो गया। मिसनॉमर्स का मतलब बात लिखी गई कुछ और हुआ उसका मतलब कुछ और। जैसे मैं कहते हैं ना, जब जैसे कोई आदमी बोलता है ना ये इंसान तो गधा है, तो ये इंसान गधा का क्या मतलब हुआ? भाई वो गधा जैसा दिखता है क्या? क्या वो गधा जैसा वो ढेचू ढेचू कर रहा है क्या? नहीं ना। वो गधा किस सेंस में? एक पर्टिकुलर सेंस में गधा है। हो सकता है दिमागी स्थिति से गधा है, या उसने व्यवहार से गधा है, या जो भी है, इसका मतलब वो गधा नहीं दिखता है। तो बेटा ये डार्क है, इसका ये मतलब नहीं है कि अंधेरे में हो रहा है, हो दोनों टाइम रहा है। क्योंकि हमने इसको लाइट बोला तो इससे हमें क्या बोलना पड़ा? डार्क। और हमने इसको डार्क बोला क्योंकि पिछले लोग हम क्या बोल दिए थे? बस अब आया नहीं है समझ में। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन आज से कभी कंफ्यूज नहीं होगे। डार्क रिएक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे। अगर किसी जीवन में लाइट रिएक्शन होना बंद हो जाए तो डार्क भी, और वो प्लांट का एग्जिस्टेंस, क्योंकि दोनों चीज में आपके काम ही हो रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं बचेगा। अब एक और बात, भैया ये पानी कहां से आ रहा है? किधर से आया? जमीन से आया। किसने लिया? रूट ने लिया। तो यहां पे काम मेन किसका होता है? रूट का। रूट ही इस वाटर को खींच के पूरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाता है और तभी उसकी वजह से फोटोलिसिस हो पाता है।
ठीक है, लेकिन CO2 कहां से आता है? एटमॉस्फेयर से। तो ये वाला पार्ट में एक और डिफरेंस देख सकते हो, ये वाला पार्ट कहां हो रहा है? अंडरग्राउंड हो रहा है, जमीन के अंदर की कहानी हो रही है। मतलब कहानी तो हो रही है वैसे लीफ में, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रही है? जमीन के अंदर से। लेकिन ये कहां से स्टार्ट हो रही है? एटमॉस्फेयर से। तो क्या आपको अब डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है? देखो मैंने ये बातें जो बताई है ना बेटा, ये बात अगर आपको समझ आ गई, मैं लिख के कह रहा हूं आपको, 95% फोटोसिंथेसिस तो यहीं समझ गए, सिर्फ 5% आपको कंसेप्ट समझने हैं कि कमाई कहां से हो रही है एनर्जी। और अच्छा, मैंने एनर्जी बहुत डिटेल समझाया था आपको कि NADPH2 कैसे आया है ना, ये सब बातें बता रखी है मैंने आपको, ठीक है। बट अगर नहीं बताइए तो आपको जिसका छूट गया उनको अलग से बता दूंगा। फिलहाल क्लास में तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने को ना, क्योंकि वो एक क्लास अलग था वो। तो बेटा इसको कॉपी करें, फिर से करें, अगर आपने पहले भी कर रखा है तो फिर से करें, सारे करें, आप लोग भी करो बच्चा, और बिना देखे करो। अगर आप लोगों ने, आपको आता है ना तो बिना देखे डिफरेंस 5 लिख के दिखाओ हमको, बोर्ड पे मत देखना, बट करो जरा सारे। क्षितिज तुम भी करो बेटा, कहीं ना कहीं पे दोबारा करो ताकि प्रैक्टिस हो। तुम्हारा आना इज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। चलिए ध्यान से सुने। तो बेटा अब जरा मैं बताऊं, मुझे इस 2 का फंडा का मतलब, मैंने जब टॉपिक स्टार्ट करा था इसमें मैं लिखा था 2 का फंडा, इसका क्या मतलब था? देखो, फोटो और सिंथेसिस कितने वर्ड हुए? H2O और CO2 कितने वर्ड हुए? ग्रेना स्ट्रोमा कितने वर्ड हुए? एनर्जी और फूड का सिंथेसाइजिंग कितना वर्ड हुआ? लाइट और डार्क कितना वर्ड हुआ? तो ये बहुत बड़ी इत्तेफाक की बात है कि पूरी फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो कि दो वर्ड से स्टार्ट होती है, खत्म भी दो चीजों पे ही खत्म हो रही है, एक अंडरग्राउंड तो दूसरा बस। तो मतलब जस्ट अपोजिटली काम कर रहा है बेटा, और जस्ट दो लाइन पे, दो वर्ड पे पूरी चैप्टर की डिपेंडेंसी है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज, सर ये काम जो बताया आपने ग्रेना और स्ट्रोमा, अरे आप में से किसी बच्चे को कुछ डाउट तो नहीं है ना उस टॉपिक में? किसी को ईमानदारी से, कोई बच्चा आप ये इनसिक्योर फील ना करें कि यहाँ पे कुछ तेज बच्चे हैं, कुछ हम कमजोर हैं, हम एवरेज हैं। बेटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पूछोगे ना तो जो तेज बच्चे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो भी इस चीज को हो सकता है कि उनके भी कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके पूछने से और मेरे बताने से। तो आप बिल्कुल भी शाई फील ना करें। होता है क्लास में अक्सर बच्चों को ऐसा इनसिक्योरिटी फील होती है, कोई हंस देगा, कोई मजाक उड़ा देगा। बेटा 300-400 के बैच में LN में नहीं बैठे हो कि शर्मा रहे हो, यहाँ नॉर्मल है, यहाँ कोई हंसने वाला नहीं है, सब सीरियसली सुनेंगे भाई, मेरी बात को यकीन करो आप। तो आप पूछ सकते हो बेशक, है ना, या फिर अगर यहां भी अगर अनईजी फील हो रहा है तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, कि पूछ लेना, मन में लेके घर मत जाना डाउट्स। समझे मेरी बात को आप लोग? क्लियर है? पूछ लेना बेटा। चलिए अब आगे बात करते बेटा। तो आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का अड्डा, फोटोसिंथेसिस का अड्डा क्या है? अड्डा का मतलब जगह, कहां हो रहा है, किधर होता है? तो आप सब जानते हैं बेटा कि फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, कहां? ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होता है। और ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा भी दिया आप लोग को, याद करो, जहां पे क्लोरोफिल का और लाइट का कन्फर्मेशन किया था, ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट, याद आया? तो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर जो है हमारे पास ये आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। अब ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जो है उसके अंदर जाहिर सी बात है वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्लांट के अंदर प्लास्टिड्स पाया जाता है। प्लास्टिड्स के अंदर एक रीजन पाया जाता है जहां पे सिर्फ हमारे पास कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? मेसोफिल टिश्यू। कौन से बच्चे? मेसोफिल टिश्यू। और मेसोफिल टिश्यू के पास क्या पाया जाता है? मेसोफिल शेल पाया जाता है। ठीक है जी, मेसोफिल सेल पाया जाता है। और मेसोफिल सेल के अंदर क्या पाया जाता है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और यहीं पे हमारा क्या चल रहा होता है? PS मतलब फोटोसिंथेसिस। ये सीक्वेंस याद रहेगा आपको, बहुत सिंपल है। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट हो गया, प्लास्टिड हो गया, प्लास्टिड के अंदर भैया मेसोफिल टिश्यू पाए जाते हैं, मेसोफिल टिश्यू में बेटा मेसोफिल सेल पाया जाता है, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के अंदर फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और फोटोसिंथेसिस होता है। समझ गए आप लोग? अंतर क्या है? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है और क्लोरोफिल पिगमेंट है। ये क्या है? सेल है। और ये सेल के अंदर पहले क्या होता है? टिश्यू है। और टिश्यू से पहले ये क्या है? कंप्लीट ऑर्गेनेली है। वैसे इसको हालांकि यहां पे बीच में मुझे नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए लिखा है। और ये सब क्या है? प्लांट के ग्रीन पार्ट्स है। हाँ या ना? क्लियर हो गया? अब देखो मेरी बात को समझो। चलो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आप सब जानते हैं क्या और चीज, कि हमारे सेल के पास अपना खुद का DNA होता है। हर कोई जानता है। अरे भाई DNA ही तो सेल में तो होता है, न्यूक्लियस में।
सबको जानता है सर, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए स्टोर होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से डीएनए बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अरे यही तो होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल डोग्मा। अरे सेंट्रल डोग्मा, अच्छा सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक या जेम्स क्रिक? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था बेटा। किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। अच्छा टेमिनिज्म पढ़ाएगा आप लोगों को? टेमिन, अच्छा नहीं पढ़ाएगा, वैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला कॉन्सेप्ट था, छोड़ो। आई बात समझ में? तो क्या होता है बेटा, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में हमारे जेनेटिक मटेरियल स्टोर होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं? बताओ और कहां कहां होते हैं? और क्लोरोप्लास्ट, हाँ मतलब प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोला जाता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंटेंट जो उनके अंदर चल रहा है वो उनके खुद के जेनेटिकल कंटेंट के वजह से वो न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करते। बाकी ऑर्गेनेली न्यूक्लियस के इशारे पे काम करते हैं कि न्यूक्लियस बोलेगा तभी काम करेंगे। हालांकि इनका भी कुछ हद तक काम न्यूक्लियस के इशारे पे है, लेकिन जो खुद का बनाना है, खुद का सब मैनेजमेंट है, वो इनका खुद का है। ये ऐसा है जैसे दो तरह के बच्चे होते हैं, एक हॉस्टल में रहने वाले, एक लॉज में रहने वाले। लॉज समझते हो ना, जो सेपरेटली पीजी में रहते हैं, पीजीज वगैरह में। अब हॉस्टल के बच्चों में क्या होता है कि उनको खाना ऊपर से मिलता है, मतलब हॉस्टल का मैनेजमेंट उनको प्रोवाइड करता है, उनके कपड़े भी, लॉन्ड्री वॉन्ड्री सब वही मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो उनकी कंप्लीट डिपेंडेंसी क्या है? हॉस्टल के मैनेजमेंट पे। ये क्या है बेटा? कंप्लीट डिपेंडेंसी। तो ये बाकी ऑर्गेनेली करते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या है? ये लॉज में उन बच्चों की तरह है जो पेरेंट्स से दूर तो रहते हैं लेकिन खुद ही बनाते हैं खाना, खुद ही कपड़े धोते हैं, खुद ही अपना सारा मार्केटिंग, अपना पढ़ाई लिखाई जो भी है वो सब कर रहे होते हैं। लेकिन रहते हॉस्टल वाले भी घर से दूर है, इंडिपेंडेंटली है, और ये भी बच्चे कहां रह रहे हैं? इंडिपेंडेंटली है। बस यही डिफरेंस होता है। आपको बात समझ आ गई? अब होता क्या है बच्चा, सुनो मेरी बात। अच्छा आप लोग बताएंगे कि मुझे कि प्लास्टिड के अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड के अंदर कौन सा डीएनए पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, लीनियर या सर्कुलर? श्योर हो? पक्की बात है? वेरी गुड बच्चा। देखो क्या होता है, मैं यहां पे एक डायग्राम दिखा रहा हूं आपको ना, एक नॉर्मल डायग्राम। देखो सेल, प्लांट सेल का डायग्राम। प्लांट सेल, एनिमल सेल में पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? 3 डिफरेंस बताओ। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। सबसे बड़ा पॉइंट तो वैक्यूल है बेटा। सैप वैक्यूल 95% सेल का पार्ट वही कवर किया होता है। ठीक है, तो ये सब ना भूले बच्चे। ठीक है, ये गलती हो जाएगी फिर पाप लगेगा आपको। देखो भाई, तो ये हमारे पास मैंने प्लांट का सेल वॉल बनाया। अच्छा वैसे एक और डिफरेंस है, बताओगे? सेल डिवीजन का डिफरेंस है वो। सेल प्लेट का फॉर्मेशन। और एनिमल में क्या होता है? सेल फरो, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, याद है? वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। आपके ना बेसिक्स क्लियर है ना, तो अच्छा लगता है। मतलब जिन बच्चों को ये सब चीजें नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप सीखने ही तो आए हो, ये आपकी गलती थोड़ी ना है। अगर आपको पहले सब चीज आ जाता है तो आप क्यों यहां पढ़ते? आप एमबीबीएस ना कर रहे होते। देखो यहां पे हट भी नहीं कर रहा था, जिद्दी है। देखो ये हमारे पास नॉर्मल प्लांट का सेल। प्लांट के सेल में सबसे मैक्सिमम पार्ट जो है बच्चा, वो कवर होता है किसका? वैक्यूल का। ये हमारे पास है वैक्यूल, और वैक्यूल के अंदर ये कौन सा वैक्यूल है? सैप वैक्यूल। कौन सा बच्चा? सैप वैक्यूल। 95%, मतलब थोड़ा सा ही पार्ट बच गया है। अब यहां पे कहीं हमारे पास क्या है? हमारा अपना न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या है भाई? इसका जितना भी डीएनए कंटेंट वगैरह है सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है, वो इसका अपना है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट कहां होते हैं भैया? सवाल ये बताओ ना, क्लोरोप्लास्ट कहां होते हैं? बेटा क्लोरोप्लास्ट जो है ना, सेल के सबसे, सेल साइटोप्लाज्म के सबसे बाहरी हिस्से में, मतलब यहां पे पाए जाते हैं। क्यों? व्हाई? एनी वन ऑफ यू, क्यों बताओ? ये यहां पे क्यों पाए जाते हैं? क्या पहुंच जाए बचा? क्या क्षितिज, क्या पहुंच जाए? लाइट पहुंच जाए। बिल्कुल, लाइट अगर जितना पेरिफेरी पे रहेंगे, ये बाहर के हिस्से पे रहेंगे, तो लाइट जितना जल्दी आएगा ये आसानी से क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब। भाई इनका सारा काम किस पे डिपेंड करता है? लाइट पे। तो लाइट मिलेगा इनको। बाहर वाला पार्ट कौन सा है? सेल वॉल है। अंदर वाला क्या है बच्चा? या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ सेल मेम्ब्रेन ही बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर वाला ये क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म है। ओके डन है। इसके बाद हमारे पास ये क्या है बेटा? वैक्यूल है।
ओके, जो कितना पार्ट कवर करता है बेटा? 95% पार्ट कवर करता है। ये क्या है बच्चा? आपका क्लोरोप्लास्ट है, जो कि कौन से टिश्यू में बैठा हुआ है? मेसोफिल के टिश्यू में। और ये क्या है बच्चा हमारे पास? न्यूक्लियस है। समझ गए मेरी बात को आप लोग? और ये बाहर क्यों है? ये क्लोरोप्लास्ट बाहर क्यों है? पेरिफेरी पे क्यों है बताओ? पेरिफेरी पे लाई करता है ताकि ये क्या कर सके आसानी से? एब्जॉर्ब कर सके। किस चीज को? लाइट को एब्जॉर्ब कर सकेगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं है आपको? पूरा बोर्ड हरा भरा दिख रहा है, समझ आ गया होगा क्या कहना चाहता हूं मैं, है ना? ठीक है भाई, हरियाली है जहां खुशहाली है वहां, समझ आ गया? अतिशय क्या उदास हो? ये हंसते रहो यार, तुम हंसते हो ना तो भाई अलग ही एक होता है ना पॉजिटिविटी वाइब आ जाती है ना। उदास क्यों? नंबर वंबर नहीं है क्या? कम हो गया क्या कुछ? इस वजह से उदास हो? अच्छा चलो ओके डन, समझ आ गया बच्चा। अब देखो ये तो छोटी सी बात बताई, अब मैं आपको फिर से कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम समझा रहा हूं। ये तो भाई आउटलाइन था, अब क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है वो देखो। ये तो मैंने आपको सेल सिखाया, अब क्लोरोप्लास्ट कैसा है वो दिखाता हूं मैं आपको। ये सब इसलिए समझा रहा हूं दोबारा क्योंकि बच्चे अभी थोड़े नए हैं तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहली बात भैया ये बताओ, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन डबल होता है या ट्रिपल होता है या सिंगल होता है? हर कोई जानता है ये भैया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, मतलब दो मेम्ब्रेन इस पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। दूसरी बात, यहां पे हमारे पास जो है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे 5 मतलब स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। इनको हम क्या बुलाने वाले हैं इस बार? थाइलाकॉइड। और सेम ये पैरेलली यहां भी होंगे जी। इन सबको हम क्या बुलाते हैं? ग्रेनम। और एक एक को क्या बुलाते हैं? थाइलाकॉइड। तो ये डिफरेंस रखिएगा। कुछ बच्चे गलत पढ़ लेते हैं, वो करते हैं क्या है, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड और इंडिविजुअल को बोलते हैं ग्रेनम। ना ना ना, इंडिविजुअल क्या है? थाइलाकॉइड, और कंप्लीट क्या है? ग्रेनम। वेरी गुड। और जी 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 क्या बोला? हाँ ग्रुप में है तो ग्रेना है। वेरी गुड, बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे तेज, कमाल कर दिया, गमछा फाड़ के रुमाल कर दिया। अच्छा रुमाल है अच्छा नहीं उसको सिल के गमछा किया होगा ना रे। अच्छा चलो, ये जो अंदर का जो हिस्सा बनाया मैंने, ये क्या बनाया है? कोई बताएगा क्या है? स्ट्रोमा। वेरी गुड। और यहां पे कनेक्शन जाता है, हाँ स्ट्रोमल लैमेले, ये पूरा है स्ट्रोमल लैमेले। अभी सबके फंडे समझाऊंगा क्या कौन क्या करने वाला है। यह है स्ट्रोमल लैमेले। ठीक है, यहां पे होंगे आपके कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े होंगे, ये ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे बने होंगे जलेबी के जैसे। ये क्या है पता है आपको? ग्रेन्यूल्स हैं। कौन से? स्टार्च। और बीच में कहीं कहीं से थोड़े थोड़े ना ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स। मतलब सारे तो न्यूट्रिशन स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कुछ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स में। हालांकि ऑयल्स ड्रॉपलेट भी क्या है बच्चा? हमारा स्टोर न्यूट्रिशन ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये हमारे पास क्या है बच्चा? स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चा? ऑयल का ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट है। ये हमारे पास इंडिविजुअली क्या है बच्चा? यहां लिख देता हूं मैं, इंडिविजुअली हमारे पास थाइलाकॉइड है, और ये इकट्ठा क्या है बच्चा हमारे पास? ग्रेना या फिर ग्रेनम। ठीक है जी। अच्छा, ये स्ट्रोमल लैमेले हो गया। उसके बाद बेटा देखो यहां पे कुछ और चीजें पाई जाती हैं, वो भी जानना जरूरी है आपके लिए। यहां पाया जाता है बच्चा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास जो है अपना जेनेटिक कंटेंट होता है, और वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। क्या? डीएनए। आरएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए ही पाया जाता है, लेकिन वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। और यहां पे कुछ और ऑर्गेनेली पाए जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनेली। बताओ क्या है? गैस करो। बिल्कुल, क्या है बच्चा? राइबोसोम। अच्छा कौन सा? बिल्कुल सही, वेरी गुड। 70S राइबोसोम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार है। 70S राइबोसोम पाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तब उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये डायग्राम अच्छे से समझा दिया है, समझ आ गया होगा। अब कौन सा चीज कहां होता है वो भी समझ आ गया होगा। यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे किसका फंडा होता है? बताओ जरा एक बार बता दो मुझे। यहां पे कौन सा फंडा होता है? H2O का। क्या? फोटोलिसिस। और यहां ये बाकी रीजन में क्या चल रहा होता है? ये सब रीजन में क्या चल रहा होता है? CO2 का, CO2 हेल्प से फूड का सिंथेसाइज चल रहा होता है। समझ आ गई बात?
बनाए इसको अच्छे से, ड्रॉ करें, जिसको आ गया है वो भी बना ले एक बार, जिसको नहीं है वो भी बनाए। प्रैक्टिस तो बेटा सारे बच्चे करें, पहले इसको बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे, दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखिए तुम्हारे पास, आपने ये चीज को कॉपी कर लिया होगा। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। देखो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा वैसे चलता है कि आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी में कहानी आगे जाता है, फिर एकदम से कहानी रुक जाता है और थोड़े फ्लैशबैक में आ जाते हो, आप पीछे आ जाते हो। जैसे कर्ण अर्जुन टाइप की मूवी जैसे थी, आपने देखा होगा कर्ण अर्जुन में क्या हुआ था, मूवी आगे गई, एकदम से कहानी रुका, फिर पीछे कर्ण अर्जुन का जन्म दिखाने लगते हैं और फिर बाद में मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। तो यहां पे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ये चीज पता कैसे चला सर? ये H2O एनर्जी बना रहा है, ये CO2 खाना बना रहा है, ये काम सिर्फ लाइट में हो रहा है, ये चीजें पता चल कैसे रही हैं, ये चीजें कैसे क्लैरिफाई हो रही हैं भाई, सवाल ये है। तो इसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक एक्सपेरिमेंट तो मैंने शायद दो बता दिए ना आपको, KOH वाला और वेजिनेटेड लीफ वाला, वेजिनेटेड लीफ वाला। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, हमने पत्ते पे काला कलर का कपड़ा या फिर काला कलर का पेपर रखा था। ब्लैक कलर जो होता है बेटा वो लाइट का बहुत तगड़ा एब्जॉर्बेंट होता है, बहुत तगड़े तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आपके सातों रेज एक साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लैक पे, रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो ब्लैक चीज होता है। और अगर व्हाइट कोई चीज व्हाइट इस वजह से होता है कि वो क्या करता है बेटा, चीजों को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाहर से रिलीज कर देता है। समझे आप? तो क्या होता है बेटा, पत्ते पे हमने ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया। अब जहां पेपर लगाया ना वहां पे स्टार्च नहीं मिला। और ये पता कैसे किया हमने? आयोडीन को डाल के, क्योंकि आयोडीन जब स्टार्च से रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर आता है, या फिर मतलब ब्लू ही कलर आता है बेसिकली। तो हमने जब उस पेपर को रखा उस पे, तो थोड़ी देर बाद जब पेपर हटा के हमने उसके ऊपर आयोडीन डाला तो हमें कोई ब्लू कलर प्राप्त नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और वहां अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना। ये काम तो चलो सिद्ध कर देता है, प्रूव कर देता है कि भाई लाइट इंपॉर्टेंट है। बाकी साइड वाले पार्ट में क्या सिद्ध हो गया? हाँ, अब साइड वाले पार्ट में दो चीजें थी, एक ब्राउन पिगमेंट्स थे और एक ग्रीन पिगमेंट्स थे। एक सूखे पत्ते थे, एक नॉर्मल हरा पत्ता था। तो हरे पत्ते में भी जब ग्रीन डाला, आयोडीन डाला तो ब्लू दिखा, मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ और वहां स्टार्च बना। लेकिन जो पत्ते सूख गए थे वहां आयोडीन डाला तो स्टार्च हमें देखने को नहीं मिला, मतलब वहां पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो फोटोसिंथेसिस जितना लाइट की वजह से इंपॉर्टेंट है, उतना ही क्लोरोफिल के अंदर होना भी, या क्लोरोफिल का होना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बातें यहां से प्रूफ हो गई। फिर अब ये कैसे प्रूफ हुआ कि CO2 इंपॉर्टेंट है? ये सब एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए किया गया था। तो CO2 का एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूफ हुआ? तो CO2 का KOH से हमने उस पेपर पे क्या किया, KOH डिप करके लगा दिया। ये मैं आपको दिखाई देता हूं, अभी आज समझाया था 11th वालों को, तो आपको भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। देखो ये एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, कन्फर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था भाई, हमने क्या क्या लिया था? हमने आयोडीन लिया था, हमने स्टार्च लिया था, हमने ब्लैक पेपर लिया था और हमने वर्जिनेटेड लीफ लिया हुआ था। अब इसमें देखो एक पत्ता का हिस्सा जो है उसमें कुछ जगह पे पत्ते हमारे सूखे हैं और हमारे हरे हरे पत्ते हैं। हमने क्या करा, ये बी रीजन हो गया। ए रीजन में क्या किया, हमने ब्लैक पेपर रखा, ऊपर से हमने सनलाइट दिया। तो इस बी रीजन, ए रीजन के अंदर कोई भी ब्लू कलर हमें नहीं मिला, क्योंकि यहां पे कोई भी स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो कोई ब्लू कलर नहीं था। लेकिन ये बचे हुए हिस्से के अंदर क्या हुआ, बचे हुए हिस्से के अंदर ब्लू कलर मिला, लेकिन सिर्फ कौन से रीजन मिला, जहां पे ग्रीनिश है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल है। लेकिन यहां पे सी, मतलब जो ब्राउन वाला रीजन है, वहां भी हमें ब्लू कलर नहीं मिला, मतलब वहां पे क्लोरोफिल नहीं है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि क्लोरोफिल और लाइट दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए और स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, KOH एक्सपेरिमेंट। हमने फिर से लीफ लिया, लीफ के ऊपर हमने क्या लगा दिया, यहां पे किसी पर्टिकुलर रीजन पे KOH लगा दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CO2 का बहुत तगड़े वाला एब्जॉर्बेंट होता है। तो उसने CO2 का एब्जॉर्ब कर लिया, तो भाई वो अपने ऊपर जब एब्जॉर्ब कर लिया तो CO2 पत्ते तक पहुंचा ही नहीं, और अगर CO2 पत्ते तक पहुंचा ही नहीं तो भाई खाना नहीं बना होगा, स्टार्च नहीं बना होगा। और अगर स्टार्च नहीं बना होगा तो यहां पे भी हमारे पास अगर आयोडीन डाल के देखोगे तो हमारा टेस्ट ब्लू कलर नहीं देगा। इससे हमारी दो चीजें प्रूफ हो गई थी। समझ आ गया? अरे आया कि नहीं आया बच्चा? तो ये थोड़ा स्लाइड आपके लिए काम आ गया ना। चलो दोनों एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए बच्चा। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट। अच्छा प्रिस्टले भी समझाई देते हैं आपको, आप लोग को समझा दिए थे ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तो इन लोगों को भी समझा देते हैं जो नए बच्चे हैं।
हाँ ये रहा बेटा प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। अब प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रिस्टले ने दो बातें बताई थी। एक तो 74 में किसकी डिस्कवरी दी उन्होंने? ऑक्सीजन की, ये याद करेंगे। और दूसरा क्या बताया था कि एयर इंपॉर्टेंट होता है लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए। किसके लिए? ग्रीन प्लांट्स के लिए। ये भी लिख सकते हैं। एयर जो है वैसे हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां बात किसकी हो रही है? ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट्स के लिए एयर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। उनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें यूज हुई थी? बेलजार एक्सपेरिमेंट कहते हैं उनके एक्सपेरिमेंट को। माइस यूज हुआ था, मिंट पुदीना यूज हुआ था, और साथ में कैंडल यूज हुआ था। तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि कैंडल नॉर्मली रखा गया था और माइस रखी गई थी। नॉर्मली दोनों जिंदा थे। जब हमने इसको ढक दिया, ढकते ही मोमबत्ती बुझ गई और चूहा भी मर गया। इससे क्या प्रूफ होता है कि जैसे ही ढका ऑक्सीजन कनेक्शन क्या हो गया? कट गया। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो भाई दोनों ही लाइफ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर हमने दूसरे केस में देखा, केस नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 2। ऑब्जर्वेशन 2 में देखा कि हमने अब की बार जलती हुई मोमबत्ती, जिंदा चूहा और साथ में क्या रखा? पुदीने का पौधा। हमने तीनों चीज रखा। जब तीनों चीज रखा और फिर से हमने ढक दिया, लेकिन तीनों में से किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ना आपके पत्ते सूखे, ना चूहा मरा और ना ही मोमबत्ती बुझा। ऐसा क्यों हुआ? जबकि ढका तो हमने यहां भी है, हमने O2 के कनेक्शन को कट किया है। लेकिन यहां पे हुआ क्या होगा? सुनो, यहां क्या हुआ आपको पता है? बर्निंग कैंडल, उससे CO2 रिलीज हो रहा होगा, क्योंकि भाई बर्निंग के बाद कोई भी चीज में CO2 रिलीज होता है। तो यहां CO2 रिलीज हो रहा है, और CO2 किसके लिए फायदेमंद है? प्लांट के लिए। और प्लांट अपने रिएक्शन में क्या रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन किसके लिए फायदा है? इस मोमबत्ती के लिए भी और इस चूहे के लिए भी। तो प्लांट का छोड़ा हुआ ऑक्सीजन चूहा भी ले रहा है, मोमबत्ती भी ले रहा है, इसलिए दोनों बिंदास हैं। और मोमबत्ती का छोड़ा हुआ CO2 आपका प्लांट ले रहा है, इसलिए प्लांट भी क्या है? बिंदास है। तो तीनों ही निश्चिंत अपना जीवन जी रहे हैं। तीनों में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी समाप्त हो गया। अब हम आते हैं आपके टॉपिक के वापस। एक्सपेरिमेंट नंबर 3। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चा? वो देखो, वो सिखाता हूं मैं आपको। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? थर्ड एक्सपेरिमेंट है एगेनहाउस एक्सपेरिमेंट। एगेनहाउस एक्सपेरिमेंट। अब इनके एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ होता है? थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान देना, वो कुछ और ही हो सकता है, लेकिन नाम है, नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होती। चलो भाई, अब इनके एक्सपेरिमेंट में क्या देखा हमने? इनके एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या पता चलता है? देखो कि ऑक्सीजन का जो रिलीज है, ऑक्सीजन जो प्लांट से रिलीज हो रहा है, वो सिर्फ कब पॉसिबल है? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ड्यूरिंग लाइट टाइम। मतलब O2 जब भी रिलीज होगा या O2 की जब भी बात होगी, वो सिर्फ कब होगी? जब हमारे पास ड्यूरेशन कैसा होगा? लाइट का होगा। मतलब जब रोशनी होगी तभी वहां पे ऑक्सीजन की बात होगी, अदरवाइज बात नहीं होगी। अभी समझाता हूं इसके लॉजिक को। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था। हमारे एगेनहाउस जो थे, उन्होंने सबसे पहले एक ऐसे ना इस प्रकार का एक ग्लास का टब जैसा लिया, यहां पे कांच का बना हुआ था। इसके अंदर इन्होंने पानी फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? पानी। पूरा वाटर फिल कर दिया इसके अंदर, पूरा वाटर फिल कर दिया। ये पूरा वाटर था इसके अंदर ना, पूरा वाटर फिल किया। अब इस वाटर के अंदर क्या किया उन्होंने? एक चीज देखा, एक प्लांट ग्रो किया। बताएगा वो कौन सा प्लांट था? कोई बताएगा कौन सा प्लांट ग्रो किया था उन्होंने? कौन सा प्लांट था? अभी भी नहीं बता पा रहे हो। हाइड्रिला। कौन सा था? हाइड्रिला प्लांट है ना। उन्हें ग्रो करा दिया यहाँ पे एकदम बॉटम पे। और यहाँ पे एक फनल लिया। फनल का मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अरे जिसमें पहले मिट्टी तेल वगैरह लेने जाते थे, अरे जिसको टीप बोलते हैं हम लोग, टीप याद है ना, उसको फनल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उन्होंने फनल लिया। हाँ, मिट्टी तेल वगैरह जो नापने के लिए ले जाते थे हम लोग। अब तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ती उसके ना, तो अब तो लाइट उसकी जगह पे आ गया तो जरूरत नहीं पड़ती। तो बेटा ये फनल लिया हमने नहीं, एगेनहाउस ने लिया। इस फनल को क्या क्यों लिया वो समझते हैं। वो इसलिए लिया कि लाइट जो पड़ रही है यहाँ पे, यहाँ जो सूर्य की किरण है आपकी, जो सनलाइट पड़ रही है, वो सिर्फ कहाँ पड़े? उस हाइड्रिला के ऊपर पड़े। मतलब पूरा उसका फोकस कहाँ रहे? हाइड्रिला के ऊपर, बाकी तरफ बिखरे ना। ठीक है, तो जो सारा लाइट का फोकस था वो कहां पड़ना स्टार्ट हुआ? फनल के टॉप पे। और सारे लाइट कहां मिलने स्टार्ट हो गए? हमारे इस हाइड्रिला प्लांट को, इसको मिलने स्टार्ट हो गए। जैसे मिलना स्टार्ट हुआ, उन्होंने दिन में ऑब्जर्व करा कि यहां से बबल्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं बच्चा? बबल्स। तो यहां पे ऐसे बुलबुले से निकलने स्टार्ट हो गए। ये बबल्स का फॉर्मेशन देखा उन्होंने। तो बबल्स के फॉर्मेशन तो तभी पॉसिबल है ना जब वहां पे क्या रहा होगा? एयर रहा होगा, मतलब गैस रहा होगा। भाई गैस रहता है, अरे यार आप जब डूबते हो तो बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि आपके मुंह से जो है गैस निकलता है। बिल्कुल, कोई ना कोई गैस। इससे मैंने एयर लिख दिया, मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता, अभी उनको भी नहीं पता था वो चीज। तो वो गैस रिस्पॉन्सिबल था, एयर रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए वो बबलिंग हुई। और वो सिर्फ कब हुआ? वो सिर्फ किस टाइम पे हुआ?
दिन के टाइम पे हुआ, तो लाइट के टाइम पे हुआ, डे टाइम पे हुआ। इससे ये चीज प्रूफ हो गया बबलिंग की वजह से। और दूसरा क्या प्रूफ हुआ कि प्लांट का ग्रीन भी होना बहुत जरूरी है। मतलब ग्रीन प्लांट था, इसी वजह से बबलिंग हुई। यहां पे अगर कोई डेड प्लांट रख के देखा होगा शायद उन्होंने, लेकिन ये बबलिंग हमें देखने को नहीं मिली। तो ग्रीन प्लांट दिन के टाइम पर कोई ना कोई गैस रिलीज करता है, और वो गैस कौन सा होता है? O2। और आप ये बेहतर जानते हो, अरे बेहतर जानते हो ना। और रात के टाइम पर O2 नहीं, CO2 हालांकि रिलीज नहीं करता, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ये मत सोचना कि प्लांट CO2 रिलीज करने लगेगा और O2 लेने लगेगा। अगर जिस दिन ऐसा काम हुआ, हम लोग खत्म हो जाएंगे ना बेटा। प्लांट जिस दिन अगर O2 लेने लगे और CO2 रिलीज कर दे, उस दिन हमारी अस्तित्व तो खत्म, क्योंकि हम तो उन पे डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन के लिए, और हमारा ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे ना बच्चा। तो ये कभी मुमकिन नहीं है। तो रात के टाइम पर हम कहते हैं कि पेड़ पौधे के नीचे मत सो। हम इसलिए नहीं कहते कि प्लांट CO2 छोड़ने लगेगा, हम इसलिए कहते हैं कि रात के टाइम पर, डार्क के टाइम पर प्लांट के आजू बाजू CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। क्योंकि प्लांट सबसे ज्यादा खाना कब बनाता है? रात के टाइम पे। इसलिए हम लोग कह भी देते हैं कि डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? खाना बनता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ रात में ही खाना बनता है, खाना तो दिन में भी बन सकता है, लेकिन अबंडेंसी रात के वक्त होती है। दैट्स एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता है आपको समझ आ गया होगा। छोटी सी बात है, नोट कर लो जी। आम के मतलब होता कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत है। मतलब ऐसे तो नहीं कहा ना मैंने कि मर जाएगा वो इंसान, दिक्कत हो सकती है। बागीचा बगीचा में जो रखवाली करने के लिए जो रात रात में सोता है, लोग पूरी रात पेड़ के नीचे सोता है, वो गलत बात है। नहीं सोना चाहिए उनको पेड़ के नीचे। हाँ, हालांकि पेड़ के नीचे जस्ट नहीं सोता लोग, उसके आजू बाजू में थोड़ा गैप वैप रहता है, मचान बना के सोता है लोग। अच्छा, बहुत जगह पे पेड़ नीचे सो जाता होगा, ठीक है, बट उससे दिक्कत हो सकती है। लेकिन आम के पेड़ में क्या है बेटा, यहां पे जो सवाल है वो पीपल का पेड़ जैसा हो गया, ये बरगद का पेड़ जैसा हो गया, हैवी है ना। ना दिन रात, अरे तो प्लांट तो दिन भर तो देगा ही देगा, रात के टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा CO2 का। इसने कहा, बच्चे ने कहा कि भैया पीपल तो और बरगद तो ऑक्सीजन दे रहा है, वो तो सब पेड़ देते हैं, लेकिन रात के टाइम पर सारे पेड़ के आजू बाजू में क्या जमा हो जाता है? CO2। तो अगर पेड़ बहुत बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा CO2 बड़ा जमा हो जाएगा। इसीलिए हमने इसके पीछे एक लॉजिक जोड़ दिया कि रात में पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, भूत और चुड़ैल होते हैं। और खास करके पीपल और बरगद के पास तो बिल्कुल मत जाओ, वहां आत्माओं का वास होता है। एक्चुअली वो आत्मा नहीं होता, वो CO2 होता है। हाँ, वो आपके फ्यूचर का आत्मा होता है। अगर आप वहां पे जाओगे तो कल को आपका आत्मा भी वहीं आसपास घूमेगा, क्योंकि वहां CO2 ज्यादा है। नहीं समझे? समझ गई बच्चा? तो होता है, नुकसान है, लेकिन आम के पेड़ में ज्यादा नुकसान नहीं होता, बड़े बड़े पेड़ों में ज्यादा नुकसान होता है। क्या कह रहा हो इसे? किया था, बहुत सोच के समय किया था। आखिर वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट चूहा पे क्यों हुआ? ये बेटा घर में उपद्रव मचाते थे, तो ये साइंटिस्ट लोग परेशान हो जाते थे ना। अब फिर जैसे कुतरा होगा, नहीं वो भी मर गया, कंडलो बुझ जाएगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा। बहुत फालतू जानवर है वो, बहुत हमको पसंद नहीं है बिल्कुल चूहा। हाँ, कुत्ता का तो पूछो मत, उसके बारे में तो बोल भी नहीं सकते। बहुत ऑफेंडेड जानवर हो जाएगा ना, कोई बोल देंगे तो बहुत लोग ऑफेंड हो जाता है। कुत्ता को बोल दिया, कुत्ता मत बोलो, बच्चा है हमारा वो। चलो, हाँ सही में बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं उसको। चलो अब आगे बात करते बेटा। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है वेन सेक एक्सपेरिमेंट। देखो, वेन सेक्स एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या है? देखो भाई, इनका नाम था जूलियस वेन सेक्स, ठीक है, इनका नाम था। अब देखो इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था। इनके एक्सपेरिमेंट को मैं आपको ट्रिक से याद करा देता हूं, याद कर लेना। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, आया हुआ है क्वेश्चन है, तो ध्यान से। एक एग्जाम होता है, गवर्नमेंट एग्जाम, आप जानते हो उस एग्जाम को, SSC, स्टाफ, हाँ आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिलता है, अलग अलग जगह पे आपको नौकरी दी जाती है। बस यही ट्रिक है इसका। अब क्या है ट्रिक? देखो, ट्रिक ये है बेटा, एस का मतलब है सेक्स। सेक्स ने ये बताया था कि शुगर जो होता है, जो फॉर्म होता है, जो शुगर फॉर्म होता है, वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कहां? क्लोरोप्लास्ट में। बस यही बात बताए थे कौन? वेन सेक। खत्म। अब यही वाला क्वेश्चन आया हुआ है, अब याद हो जाएगा। SSC, एक और इसका भी S देख लोगे तो भी हो जाएगा। तो इस S को एक ही S मान लो,
और बन गया आपका SSC। बस खत्म, ये ट्रिक था। एक लाइन में रैंक खत्म कर दो बस, इसमें और कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ और को पूछा जाएगा ही नहीं इसमें। हाँ, इसके बाद का जो एंगलमैन एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये करो फिर एंगलमैन समझाता हूं मैं आपको। अब तो टेस्ट 12 तारीख को हो गया, अब तो ये सभी क्वेश्चंस आएंगे आपके उस टेस्ट में, है ना? हाँ, अब दिन तो वो है और ये भी अब ऐड हो रहा है। नहीं, जितना पढ़ा रहे उतना ही देंगे, लेकिन क्वेश्चन तो आ गया ना फोटोसिंथेसिस से भी। हाँ हाँ, नहीं अब ज्यादा हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं कर रहा जी। ना ना, वो तो रहेगा बच्चा। मैं तो फ्लावरिंग प्लांट भी सोच रहा, लेकिन आपने मना कर दिया। ये तो पढ़ा रहा हूं, ये तो अच्छा है ना, वो भी अच्छा है, लेकिन तो पढ़ा। चलिए बच्चा, डन है? तैयारी करिए अपना, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। इज्जत का सवाल है, क्योंकि इससे अच्छा धीरे धीरे पढ़ाए क्योंकि इस रिजल्ट से सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं, आपके घर वालों को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया है या फिर सिलेक्ट नहीं हुआ। सोचो अगर आपके घर पे ये कॉल करके बोला जाए कि आपका बच्चा इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वो क्या सोचेंगे? तो घंटा निट में सिलेक्ट होगा। आओ बेटा आराम से बैठो यहीं पे, आओ तुम्हारा एमजे कॉलेज में नाम लिखवा देते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन कर लो इसी में, 4 साल में। हाँ, बिहार का ग्रेजुएशन है तो 4 साल। अच्छा, अब 6 साल में होगा तो अब समझ रहे हैं? इसलिए बाबू अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस टेस्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है? समझे? बाकी हम तो कोशिश करेंगे कि आप जितने बालक बैठे हैं इसमें, जितने बच्चे बैठे हैं, सब सिलेक्ट हो जाओ। हम कोशिश यही करेंगे और दुआ भी करेंगे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि सब पढ़ो सब बढ़ो, ठीक है? मुझे लगता है कि सर जो है किसी को मना करेंगे, मतलब किसी को पढ़ाने से, बट उसके पीछे कुछ और लॉजिक आएगा। लेकिन हाँ, आप पढ़ सकते हो सब, लेकिन वही है ना कि थोड़ा दिमाग में रहेगा कि हाँ, इस बच्चे को सिलेक्ट हमने नहीं किया था, तो पढ़ें आप लोग। हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, इसके ऊपर सबके स्कोर आने चाहिए। उसके नीचे आएंगे तो फिर हमारी नजर में भी रहेगा ना कि हम इस पर क्या मेहनत करें, इस पर तो बहुत कम स्कोर आए इसको। क्योंकि अभी थोड़े से पढ़ाई हुई चीजों को अगर आप ग्रैब नहीं कर सकते, तो जब हम 8 महीने बाद इतना कुछ आदमी पढ़ा के आपको जब धक देगा, तो क्या उम्मीद रखें आपसे कि आप नीट सिलेक्ट हो जाओगे? खुद सोचो ना बेटा। तो हमारा ये जजमेंट कोई बुरा चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए उम्मीद करते हैं पढ़िए अच्छे से, आप लोग मन लगा के पढ़िए। चलिए, अब कुछ बच्चे डर गए, आई बा नीट से डर तो यहां लग रहा है ना ना, होपलेस मत हो, डरना नहीं है, सबको अच्छे स्कोर आएंगे। मेरे बायोलॉजी में तो मैं लिख के कह रहा हूं 180 नंबर के होंगे ना, बस जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़ लो नोट्स को। 180 में 170 आपके कम नहीं आएंगे अगर सबके सब पढ़ लेते हो तो। जिसको पढ़ाया मैंने अच्छे से, इतना कर लेना। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आपको संभालना है। चलो, अब देखो बेटा, अगला है हमारे पास एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। भाई साहब, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। ये वाला आया हुआ क्वेश्चन भी है, बहुत रिसेंट एग्जाम से पूछा गया एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, कि कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जी हाँ, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, आप लोग सब जानते हैं ना वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा। भाई इतना तो जानते हो ना सब, ये होता है बेटा वेवलेंथ। बिल्कुल। और वेवलेंथ जो होता है बेटा किसके इनवर्सली होता है? मतलब किसके? फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? इनवर्सली होता है। और इनके रिलेशन को एनर्जी के साथ कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करा था? बता देखो, मान जाऊंगा। कांस्टेंट थ्योरी की क्वांटम थ्योरी? हाँ, तो साइंटिस्ट कौन थे? प्लैंक थे। कौन थे बच्चा? प्लैंक। उन्होंने अपने क्वांटम थ्योरी में दिया था एनर्जी की वैल्यू। क्या बोला था उन्होंने? इक्वल्स टू एच म्यू, या फिर इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्डा। सी क्या है यहां पे? स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देखते हो बेटा, जब बिजली कड़कता है ना, जी बिल्कुल, जब बिजली कड़कता है तो आपको सबसे पहले लाइटनिंग दिखती है और बाद में साउंड आता है। क्या लॉजिक है? क्योंकि आंख हमारी आगे और कान पीछे है? नहीं, हाँ, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और जो स्पीड ऑफ साउंड क्या है? वो कम है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है। अब कहां 10⁸ है भैया
और कहां 340, कितना का 6 का डिफरेंस आ रहा लगभग। सोचो। हाँ, तो इसलिए बेटा पहले आप सुन पाते हो, फिर नहीं सॉरी पहले देख पाते हो, और फिर इसका लॉजिक नहीं कि आंखें आगे हैं तो दिख रहा पहले, कान थोड़ा पीछे है इसलिए सुनाई थोड़ा बाद में दिया, इसका ये लॉजिक नहीं है। हाँ, ये हालांकि ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों है बाबू, ये आपको समझ आया कि नहीं आया, क्या बताएं। पूरा मॉडर्न फिजिक्स एटम चैप्टर न्यूक्लियाई में आता है ये सब चीज। चलो अब इसी के ऊपर हमारा थोड़ा सा बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई थी। देखो इसमें इस्तेमाल किया गया था बेटा क्लेडोफोरा। हाँ अच्छा बेटा, क्लेडोफोरा क्या है, अलगी है कि नहीं है? अरे बिल्कुल भैया एल्गी है, बिल्कुल ग्रीन एल्गी है हमारे पास। कौन सा? क्लोरोफाइसी का एग्जांपल है। अरे क्लोरेला, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, बिल्कुल ये सब क्या है हमारे ग्रीन एल्गी है। और ग्रासिलेरिया जेलिडियम किसके एग्जांपल है? पॉलीसिफोनिया, पोरफाइरा, रेड का, बिल्कुल रेड का एग्जांपल है। और ब्राउन का एग्जांपल फ्यूकस, हाँ हाँ डिक्टियोटा, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और ब्राउन एल्गी क्या बुलाते हैं? फियोफाइसिए। क्या बुलाते हैं? फियोफाइसिए। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? फाइकोइरिथ्रिन। बेटा इरिथ्रिन तो लाल है, लाल इरिथ्रोसाइट, वो तो रेड है। मैनिटोल, लेमिनेरियन, नहीं याद आ रहा कुछ, वो सब पिगमेंट ए और बी होता है, क्लोरोफिल ए बी होता है उसके अंदर। हाँ हाँ ये भी ठीक है, सब्सिडरी होता है वो। भाई बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है वो, जितना पढ़ोगे उतना भूलोगे, इसलिए छोड़ के चले जाना छोड़ना मत, नहीं रे पागल हो ना ना बेटा, स्कोरिंग है हम बता रहे हैं। अगर आपको जिंदगी में कोई चैप्टर छोड़ना है ना तो एक पल प्लांट को छोड़ देना, छोड़ना है तो। वैसे मैं नहीं कहूंगा बेटा अगर, हाँ रे पागल है, 7 क्वेश्चन था, 7 चौका 28 नंबर, सिलेक्शन तो वही खत्म हो गया 7 बार 35 नंबर खत्म, मत छोड़ना। भारी है, टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, बहुत मजेदार समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम इसके बाद तभी तो बॉटनी स्टार्ट कर दिए ताकि आपका प्लांट चलता रहेगा। चलिए एक तो क्लेडोफोरा लिया, और क्या लिया कोई बताएगा? क्या लिया? एरोबिक बैक्टीरिया लिया भैया। कौन सा बैक्टीरिया? एरोबिक। बेटा एरोबिक है तो क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा ना, CO2 नहीं लेगा, ऑक्सीजन लेगा। और अगर ऑक्सीजन लेगा तो रिलीज क्या करेगा? CO2 करेगा। और वो CO2 किसको मिलेगा? प्लांट को मिलेगा। अरे हाँ या ना? अच्छा और क्या लिया? प्रिज्म। क्या लिया बच्चा? प्रिज्म। बस ये 3 बेसिक से टूल्स यूज किए थे। किसने? हमारे एंगलमैन ने। और फिर देखो क्या देखा उनने, क्या उनको समझा अपने एक्सपेरिमेंट में। देखो फिर से एक एक्वेरियम डिजाइन किया उन्होंने। एक एक्वेरियम डिजाइन करते हैं बच्चा, इस प्रकार से हमने एक एक्वेरियम को डिजाइन कर दिया। ये हमारे पास एक्वेरियम जैसा टब डिजाइन किया, इसके अंदर भरा हमने क्या? वाटर। क्या भर दिया बेटा? वाटर। अब इसके लेयर बनाए। लेयर कैसे बनाए वो दिखाता हूं मैं आपको। क्या बनाया हमने? लेयर। देखो ऊपर के साइड में इस लेयर में हमने पर्टिकुलर, इस लेयर में हमने एल्गा को ग्रो कर दिया। एल्गा को, ये हमारे एल्गी ग्रो कर रहे हैं इस पे, सारे हमारे क्लेडोफोरा हैं इस पे, ये हमारे सारे क्लेडोफोरा यहां से ग्रो कर रहे हैं इस तरीके से। ये हमारे सारे क्लेडोफोरा इस पे ग्रो किए हुए हैं ना टॉप पे, ठीक है। और इसके नीचे डाल दिया उन्होंने, इसके नीचे रखा हमारे क्या? एरोबिक बैक्टीरिया। वो सब कहां रख दिए इन्होंने? नीचे रख दिया इस तरीके से। पहले तो नीचे रख दिया इस तरीके से, ठीक है बच्चा, समझना मेरी बात को। अब यहां पे रखा इन्होंने प्रिज्म, जस्ट बिलो यहां पे प्रिज्म रखा, यहां पे इस तरीके से प्रिज्म को रखा, ऐसे ये रखा प्रिज्म। और यहां कहीं से इन्होंने लाइट को इसके ऊपर क्या कर दिया? इंसिडेंट करा दिया। लाइट जैसे इंसिडेंट किया, अच्छा आप लोग की बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कौन से रेंज ऑफ वेवलेंथ में कर सकता है? वेरी गुड भाई साहब, डेटा है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का याद कर लोगे। कौन से वैल्यू में? नैनो मीटर में चेक करते हैं हम लोग, है ना। 400 से लेके 700 के बीच के वेवलेंथ पे ही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। उससे ऊपर और उससे नीचे नहीं कर सकता। अच्छा क्यों? क्योंकि इसी रीजन में क्या पाया जाता है? वेव गियर। इसी रीजन के बीच में पाया जाता है। मतलब वी का कितना होता है वेवलेंथ? 400, और आर का कितना होता है? 700। इससे पहले तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट हो जाता है और उसके बाद हमारा इंफ्रारेड हो जाता है भैया। तो ना ही इंफ्रारेड से कोई फर्क पड़ता है फोटोसिंथेसिस पे, और ना ही अल्ट्रावायलेट से। भाई देखो असर से ये सवाल बना रहा है, बहुत अच्छे बनेंगे आपके। सुने
बिल्कुल हाँ। तो इसलिए प्लांट का फोटोसिंथेसिस सिर्फ कहां पॉसिबल है बाबू? विजिबल रीजन में। जी जी, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज। बाल्मर किस पे एप्लीकेट होता है? विजिबल पे। और पाश्चन सबसे पहला कौन कहां क्या स्टार्ट होता है? लाइमन। लाइमन होता है अल्ट्रावायलेट पे ना। ठीक है, तो विजिबल रीजन जो है वो विबग्योर है, और विबग्योर जो है बेटा वी 400 और आर 700, तो उसके बीच वाले 500, 600, 550, 650 ऐसे लाई करते हैं हमारे सारे वेवलेंथ्स। अब उन्होंने क्या किया बेटा, जैसे यहां पे इंसिडेंट कराया रेस को, तो सातों कलर निकल गए अपने। तो यहां पे कहीं पे हमारा आर गया, अरे रेड गया होगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला, यहां पे थोड़ा कम और कम और कम और कम, मतलब हमारे सातों रेस जो यहां से निकले होंगे। अब मैं सातों कलर चुन चुन के नहीं बताऊंगा, ये मैं नेल पॉलिश खरीदने नहीं आया हूं, ठीक है, तो आप समझ लोगे, है ना। तो यहां पे सातों रेस हुआ। अब हुआ क्या बेटा, वी वाले रीजन पे जहां पे वॉलेट था, ठीक है, जहां पे क्या था वॉलेट, और जहां पे रेड है और जहां ग्रीन है, ग्रीन और रेड वाले रीजन में कौन से में, ग्रीन और रेड, मतलब जहां जहां ग्रीन वेवलेंथ पहुंचा था वहां वहां हमारे पास इन बैक्टीरियाज के नंबर क्या हो गए। नंबर क्या मतलब, वहां पे उनके जो कलेक्शंस थे वो ज्यादा दिखे। और कलेक्शन कहां दिखा उनका, रेड वाले रीजन में, मतलब रेड और ग्रीन के रीजन में, सॉरी ब्लू ना, ब्लू ब्लू सॉरी, हाँ रेड और ब्लू, अच्छा ग्रीन चेंज करो, अच्छा बताया नहीं ना, हाँ रेड और ब्लू रीजन पे। तो रेड और ब्लू रीजन पे मुझे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिखा बैक्टीरिया का, किसका, एरोबिक बैक्टीरिया। इससे क्या समझ आया कि यहां पे इसी रीजन पे सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, फोटोसिंथेसिस। और तभी ये इनको क्या कर देते हैं, उस रेस को क्या कर दिए, पास कर दिए, क्योंकि यहां पे ग्रोथ सबसे ज्यादा हमें प्लांट की क्लेडोफोरा की देखने को मिली। बस इस पूरे ताम झाम से हमें यही समझ में आया कि ब्लू एंड रेड वेवलेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कह सकते हो यूजेबल वेवलेंथ फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। बस ये एक्सपेरिमेंट था लास्ट, इसको भी कॉपी करें। इसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया ना, एक और है वेनिल, एक और वेनिल है अभी, हाँ वो वाला सल्फर और पर्पल बैक्टीरिया O2 निकलता है, हाँ H2S से जब रिएक्टर आके देखा था उन्होंने तब। होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कंक्लूजन लिख लेंगे लास्ट में, लिख दूं क्या, लिख लोगे, लिख देता हूं, लिख लेना, यहां पे लिख देता हूं कंक्लूजन क्या था। फर्स्ट एक्शन क्या है, ये स्पेक्ट्रम, इसे ये समझ आई कि ब्लू एंड रेड वेवलेंथ is most used by photosynthetic plants है ना। ये छोटी सी बात है, बस एक लाइन में लिखो और कहानी खत्म करो। ये बच्चे अक्सर इग्नोर करके जाते हैं पढ़ा एग्जाम देने, और इन्हीं से क्वेश्चन डाल दिया जाता है, फिर उन्हें लगता है कि इसको क्यों इग्नोर कर दिया, ये तो बहुत आसान चीज है। दुनिया का सबसे टफ एग्जाम इंडिया में पता है आपको कौन सा है, यूपीएससी। क्यों टफ है, सिलेबस डिसाइडेड नहीं है उसके अंदर। मैंने यूपीएस के एस्पिरेंट से, यूपीएससी के एस्पिरेंट से पूछा, मेरे को उस टाइम पता नहीं था कि यूपीएससी में क्या क्या पूछता है, मैंने सुना था कि बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। मैंने पूछा भाई तुम्हारा एग्जाम टफ क्यों है, ऐसी क्या बात होती है, ऐसी क्या पूछ देते हैं उसमें, क्वेश्चन आ जाते हैं, दो टफ हो जाता है। उसने कहा भाई क्वेश्चन से डर नहीं लगता, ये पता नहीं है ना क्वेश्चन आएगा कहां से।
मतलब उसका सिलेबस निर्धारित नहीं है। वो कहते हैं ना, आसमान के नीचे और धरती के ऊपर जो जो चीज है वो सब सिलेबस है। तो आप क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, क्या पता आप पूरे साल जो पढ़ रहे हो वो आपके एग्जाम में ही ना आए, और जो आप छोड़ रहे हो वही एग्जाम में आ जाए, इसलिए छोड़ नहीं सकते आप। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि इससे तो नीट काफी आसान है, जेईई मेंस काफी आसान है, क्योंकि आपको तो सामने अगले ने बोल दिया ना कि बस इतना किताब पढ़ लो। आपको ये तो नहीं बोला कि इसके लिए कोई साइड बुक प्रेफर करो या कुछ प्रेफर करो, इतना पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, काम हो जाएगा। बस ये टफ क्यों हो गया थोड़ा सा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए। बस यही जो है चीज को टफ बनाता है। दूसरा चीज टफ क्या बनाता है कि अटेम्प्ट इसके पूरे साल में एक बार है, तो बच्चों के लिए डिमोटिवेशन थोड़ा हो जाता है इसके लिए कि अगर नहीं हुआ तो पूरा फिर एक साल वेस्ट करना पड़ता है। फिर वो पूरे साल उनकी कंसिस्टेंसी या उनका मोटिवेशन वो सेम रहे ना रहे, ये भी मैटर करता है। क्या पता अभी जोश में लग रहे हो तुम सब, नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है, सिलेक्शन लेना है, लेकिन ये जो चीज बेटा मैं आपको लिख के कह रहा हूं, हाँ अक्टूबर क्या, अक्टूबर के एंड नवंबर के स्टार्टिंग में तुम्हारा तुम फील करोगे, तुम लो फील करोगे बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट चलने स्टार्ट हो जाएंगे, सिलेबस बहुत आगे चला जाएगा, तुम्हारे स्कोर्स नहीं आएंगे, तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, पेरेंट्स के ताने होंगे, इंस्टीट्यूट से प्रेशर होगा, हम लोग जैसे टीचर्स आपको डांटेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, आपको फील होगा कि सच में आप शायद अभी कहीं पे लो कर रहे हो, अपने को लैग कर रहे हो, पढ़ाई में थोड़ी लैगिंग चल रही है। फिर आपके अंदर एक जान भरेंगे, फिर आप पढ़ना चालू करोगे, फिर एक महीना बाद पढ़ोगे, फिर दांत दिखा दोगे, फिर डाउन हो जाओगे। ये चलता रहेगा, दैट ग्राफ अप डाउन अप डाउन। और जो बच्चा इस अप डाउन में भी कंसिस्टेंट रह जाएगा टिल अप्रैल, बेटा वो सिलेक्शन ले लेगा। सिलेक्शन रुकता क्यों है, आखिरी के 3 महीने से 4 महीने में बच्चा मैदान छोड़ के चला जाता है, या तो इरेलीवेंट चीजें पढ़ना स्टार्ट कर देगा, या फिर रिवीजन पे ध्यान नहीं देगा, या फिर कहीं कहीं वन शॉट लेक्चर निकाल के, आजकल ऑनलाइन में वन शॉट लेक्चर हर जगह अवेलेबल है, बच्चा क्या करता है वन शॉट लेक्चर खोल देगा। वो सोचता है कितना शॉर्टकट है पढ़ाई, यार वो चैप्टर जो महीने भर पढ़ाया जाता है, जो हफ्ते भर पढ़ाया जाता है, जो 15-15 दिन तक पढ़ाया जाता है, उसको तुम 2-2.5 घंटे में पढ़ के और तुम उसके सारे क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो वो बच्चा बेवकूफ है जो उसने 1 महीना पढ़ाई की है उस चैप्टर को। आप शाणे हो, आप शाणे हो कि आपने उसको 1 हफ्ते 1 दिन में 1 घंटे में निपटाना चाहा। ये बच्चे करने लगते हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को जितना सपोर्ट कर रहा है ना बेटा, उसकी कुछ चीजें हैं ना जो बच्चों को डिमोटिवेट भी करती हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल समझाता हूं। ऑनलाइन कोर्सेज में क्या है ना, आप देखते होगे, मैं किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, उसमें क्या होता है ना, अलग अलग कोर्सेज लॉन्च होते हैं, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ऐसे लॉन्च होते हैं वो कोर्स। अब इसका एक डिसएडवांटेज बता दो, एडवांटेज समझा दो पहले, वो समझो। एडवांटेज क्या है, आप खरीदो पढ़ाई करो, लेकिन डिसएडवांटेज सुनो क्या होता है। अब जिस बच्चे ने पहले कोर्स को लिया होता है, जो पहले दिन लॉन्च हुआ था, जो भी 1.0 जो भी था, जब उसको पढ़ने लगता है ना, फिर उसके बैकलॉग्स लग जाते हैं, तो उसको क्या लगता है कि काम करते हैं, दूसरा लॉन्च हुआ है, वो शुरू से पढ़ाया जाएगा, इसके फैकल्टीज अच्छे हैं, इसको चुन लेते हैं। फिर आप वही चाल तो नहीं सुधरने वाला आपका, फिर आप उसमें बैकलॉग लगाओगे, फिर आप कहते हैं छोड़ो ना 3.0 भी लॉन्च हो गया है, अब उसको ले लेते हैं। ये मन में आता है आपके, क्योंकि कोर्स बहुत अफोर्डेबल है, 2-4-5 हजार की बात होती है, आप ले लेते हो, क्योंकि आपका नेचर तो बदला ही नहीं ना, वो तो आप बैकलॉग लगाओगे, आपके तो सीरियसनेस तो है ही नहीं, आपने फिर यहां भी छोड़ा। और सामने वाला पता है कि बच्चा बैकलॉग से चक्कर में नया कोर्स लेगा, तो नया कोर्स लॉन्च कर दो, नया कोर्स लॉन्च करो। इससे फायदा क्या है कि पुराने बच्चे फिर पढ़ सकेंगे, और पुराने बच्चे नया ले लेते हैं, और लेकिन भाई आदत तो सुधरी नहीं होती है, तो ये नुकसान है। बाकी फायदा क्या है कि भाई नए बच्चों को नए सिरे से नए टाइम से स्टार्ट करने का मौका मिलता है। तो इसके अच्छाई भी बहुत है, बुराई भी बहुत है। अच्छाई तब है जब अच्छे ढंग से इस्तेमाल करते हो ऑनलाइन कोर्सेज को, बुराई तब है जब कमी आपके अंदर है और आप उस कमी को बार बार दोहराते हो, उस पर काम नहीं करते। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि पूरे साल में ऐसी फ्लक्चुएशंस मत रखना अपने अंदर, चुपचाप एक ही कंटेंट पे डिपेंड हो जाओ, क्वेश्चंस भी रेलिवेंट्स लगाओ जो आपके PYQs में आए हुए हैं, और टीचर्स को अच्छे से फॉलो करो। चाहे आप जिस भी टीचर्स को करते हो, हमेशा रेलिवेंट चीजों पे ध्यान दो। मैं बार बार कहता हूं, 5 चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 अलग, एक ही चीज को 5 बार पढ़ लो बाबू, मैटर करता है। मैं कह रहा हूं सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने देखा है बहुत कमजोर से कमजोर बच्चे सिलेक्टेड हैं भाई, और बहुत इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट ड्रॉप मार रहे होते हैं, सालों साल ड्रॉप मार रहे होते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं वो बात बता रहा हूं आपको, एक्सपीरियंस के तौर पे लोगों से देख के बता रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए बच्चा, तो लास्ट एक्सपेरिमेंट और लास्ट हमारी कहानी है, उसको भी खत्म कर देते हैं आज। वेन नील एक्सपेरिमेंट। अब देखो इनके पास ना चैलेंज क्या था बेटा, इनके एक्सपेरिमेंट में चैलेंज क्या था बाबू, चैलेंज ये था कि हमने लिया CO2, हमने लिया H2O, और हमने बनाया बच्चा इसे ग्लूकोज। क्या बना दिया, ग्लूकोज, और क्या निकाला, ऑक्सीजन।
पता है उनको कंफ्यूजन क्या हो रहा था? हाँ, कि ये O2 कहां से आया, ये O2 कहां से आया, ये O2 क्या कार्बन डाइऑक्साइड से निकल के आया या फिर ये O2 H2O से निकल के आया? उनको ये चीज समझ नहीं पा रहे थे वो कि कहां से आया। तो उन्होंने फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो था और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वो इस्तेमाल करा और उसे प्रूव करा कि कहां से हुआ। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो साइड में चाहो तो कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है GSB और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वगैरह जो है इन्होंने यहां से इस्तेमाल करा, यहां से लिया। अब किया क्या उन्होंने एक चीज सोचा, उनको लग गया था कि कहीं ना कहीं H2O सही आ रहा होगा, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए CO2 रखा। अब की बार H2 ना लेके क्या ले लिया, सल्फर ले लिया, तो क्या हो गया H2S। अब इसे क्या फायदा हुआ, उनको लगा कि अगर वाकई में ये ऑक्सीजन H2O का है तो यहां पे भी एंड प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, सल्फर बनना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन निकल के वहां जा रहा है तो यहां सल्फर बनना चाहिए। और अगर सल्फर नहीं बनता है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन किसका रहा होगा, CO2 का रहा होगा। इससे बड़ा आसानी से प्रूफ हो जाता, और किया भी उन्होंने, और भाई साहब हमें वही देखने को मिला। हालांकि ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी कि ये किसका कॉम्पोजिशन होता है, CO2 का, और यहां पे क्या मिला, हमें सल्फर मिला। क्या मिला बच्चा, सल्फर मिला। और ये प्रूफ हो गया कि ऑक्सीजन जो निकलता है बाहर वो एक्चुअली फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये तो आप बचपन से जानते हो यार, अभी बताया भी था पिछले क्लास में ना, क्या होता है, ये H बताया था 2H में टूटता है, और ये ऑक्सीजन में ये हमारे सेल से बाहर चला जाता है। और ये क्या होता है बच्चा बताओ, ये H और H में टूटता है, अरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताया था। फिर ये आगे चले किससे जाए कंबाइन हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारे पास, NADPH+ और H बन जाता है, और इसी को आगे हम क्या बुलाते हैं, NADPH2। और इसको कौन सा एजेंट बुलाते हैं बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने किसको पकड़ लिया, H को। अरे H को अपने साथ कैरी कर लिया ना बेटा, तो अगर H को अपने साथ कैरी किया तो यहां पे H को तो रिमूव कर दिया। तो एजेंट अगर रिड्यूसिंग है तो काम ऑक्सीडेशन का होता है, नहीं समझे यार ये। अगर एक बार बताओ बेटा, अगर यहां पे NADPH2 नहीं आता तो क्या ये कभी H यहां से निकल के जाता? तो NADPH2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने उस H को उस ऑक्सीजन से क्या कर दिया, अलग कर दिया, और ऑक्सीजन को बाहर निकलवा दिया, और इस H को एनर्जी बनाने में यूज कर लिया। बोलो बेटा, करा नहीं करा? तो ठीक है। अच्छा ये क्या कर रहा है बेटा, अच्छा इसमें इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ कौन कौन आके मिला, हालांकि इससे H भी मिला, सारे H तो यहां नहीं गए, कुछ H आके इससे मिल गए, तो क्या बना दिया इन्होंने, क्या बना दिया, ग्लूकोज। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हुआ, क्या हुआ, H मिल रहा है इससे, तो रिडक्शन हुआ। और यहां H2O क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां से कौन निकला, हाइड्रोजन निकला। नहीं समझ रहे हो यार। O कौन सा, अरे यार ये इसका है बेटा, ये इसके लिए बता रहे हैं, इतना तो सोचो ना नामिका, ये उसके लिए नहीं बता रहे, इसके लिए तो खत्म हो गया, ये इसका पार्ट है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार? बस इसी के साथ जितने भी इतिहास की बातें थी, इतिहास भूगोल जितना भी था हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो समाप्त हो गया। हमने बेसिक्स भी देख लिए, हमने ये भी देख लिए। बाकी बच्चे काम करेंगे जो नए हैं, वो पीछे प्रेस्टले का एक्सपेरिमेंट और उसके पहले वाला भी कवर कर लेंगे, है ना, फोटो खींच लेंगे, जो भी करना है। कॉपी तो नहीं कर पाओगे। और बाकी बच्चे आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलते हैं, कल और आगे इसका डिस्कस करेंगे। चलिए आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। क्या कह रहे हो?